नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंजू, नमस्कार। सर, बांग्लादेश में इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है उसमें हमने देखा बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं कि जमाते इस्लामी के नेता जो हैं अब मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वहां के जो अभी इंटरिम पीएम हैं यूनुस, वो हिंदुओं से माफी मांग रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने उनको बधाई संदेश के साथ ये लिखा था कि हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज का ख्याल उनको रखना होगा, उसका कुछ असर होता दिख रहा है आपको बांग्लादेश में? हाँ, कुछ ऐसा लगता है कि अंजू इसका थोड़ा असर है, मगर अगर आप सच्चाई देखें कि वहां पर हालात क्या हैं हिंदुओं के, ये आज की बात नहीं है। जब भारत और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए थे, तो जब ये ईस्ट पाकिस्तान था तो यहाँ पर हिंदुओं की संख्या 23% थी, और जब 1971 में ये बांग्लादेश बना तो घट के 14% हो गई, और आज 14 से वो 7% के करीब है। तो हिंदू कहाँ चले गए? या तो मार दिए गए, या वो भाग गए, या उनको कन्वर्ट कर दिया गया। ये एक सच्चाई है बांग्लादेश की, इसको मान के चले। और कुछ एक साल में हम भारत के जो रिलेशनशिप हैं बहुत अच्छे हुए थे शेख हसीना के कारण 2009 के बाद, मगर वो ज्यादा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट थे। वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट अभी 2-3 साल से काफी हो रहे थे। इंडिया आउट कैंपेन भी जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उसने स्टार्ट की थी मालदीव के बाद बांग्लादेश में। तो ये सच्चाई है कि वहां पर जो हिंदुओं की हालात है वो काफी अच्छी नहीं थी लास्ट 4-5 साल से भी। और अब जो ये शेख हसीना वहां से गई हैं और अवामी लीग के ऊपर आक्रोश था पब्लिक का, मगर वो बदकिस्मती से जो शेख हसीना के अगेंस्ट आक्रोश था या वो एंटी हिंदू बन गया। और वो जो हिंदू जिनको कोई इससे खास लेना देना नहीं था, हाँ कुछ एक मेंबर अवामी लीग के एक प्रकार से वर्कर हो सकते हैं, मगर उनके ऊपर वायलेंस यूज हुआ और हिंदुओं के टेंपल को वेंडलाइज किया गया, हिंदुओं को मारा भी गया, उनकी प्रॉपर्टी लूटी गई। ये भी सच्चाई है। मगर ये भी सच है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट के हेड हैं अभी, उनको बड़े साफ सुथरे शब्दों में बोला था कि हम बधाई देते हैं कि आप एक प्रकार इंटरिम गवर्नमेंट के हेड करेंगे, मगर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी माइनॉरिटीज हैं स्पेशली हिंदू हैं उनकी रक्षा करें। और मुझे लगता है उसका फर्क पड़ा है, क्योंकि उनको भी पता है कि जो एक प्रकार स्टेटमेंट आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो उसकी बहुत वैल्यू है। और बांग्लादेश भारत से कभी भी ज्यादा दूर नहीं जा सकता, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेशन जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है भारत और बांग्लादेश के बीच में। अंजू, पर सर वहां से बड़े कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। वहां पर कोई एडवाइजर है इस नई सरकार के, हुसैन, वो कुछ और बोलते हैं कि भारत हमारे मामलों में दखल ना दे, अगर मदद करनी है तो सीधे आकर मदद करे। तो एक तरफ अगर हम कहें कि वो माफी भी मांग रहे हैं वहां के केयर टेकर पीएम, और दूसरी तरफ इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आती है भारत को लेकर, तो देखा कैसे जाए पूरे उसमें? भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए? भारत कैसे हैंडल करे इन सब चीजों को? और देखो ये हमें मान कर चलना चाहिए कि जो ये 15 साल थे अभी जो शेख हसीना की गवर्नमेंट के, वो सबसे गोल्डन पीरियड था भारत और बांग्लादेश की मित्रता के लिए। और क्योंकि शेख हसीना ने भारत के लिए बहुत किया, भारत ने बांग्लादेश के लिए किया। और देखो शेख हसीना ने बांग्लादेश को एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की तरफ लेके, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री 86% जो एक्सपोर्ट करती कितना अच्छा करेगी। उनका पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा हो गया था। उनका 2021 में फॉरेन रिजर्व $48 बिलियन हो गया था। यह अलग बात है कि अब जो 2-3 साल से उनकी जो इकोनॉमी डिगमगाई थी, और वो डिगमगानी कोई बांग्लादेश की नहीं, 2022 में श्रीलंका की हालत, पाकिस्तान तो अभी भी टूटने के कतार पे, नेपाल की बुरी हालत थी। तो ऐसे में ये कहना कि शेख हसीना की गवर्नमेंट का इकोनॉमी हैंडल ठीक नहीं कर सकती, ये भी गलत होगा। मगर ये भी सच्चाई है कि शेख हसीना ने भारत के लिए भी बहुत कुछ किया। ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो शांति आई है उसका श्रेय शेख हसीना पे जाता है। मैं बटालियन कमांड कर रहा था 1999 और 2001 में, तो जो पहले टेररिस्ट के कैंप या मिलिटेंट्स के कैंप थे भूटान के अंदर, उनको हमने बस्ट करा था भूटानीज आर्मी के साथ। तो वो सारे चिटागोंग हिल्स में आ गए थे,
और उन्होंने स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उल्फा है, एनडीएफ भी है जो कि बोडो ग्रुप, तो वो शेख हसीना के आने के बाद उनको वहां से निकाला गया, या तो वो सरेंडर कर गए या भारत को दिए। तो शेख हसीना ने भारत के लिए बहुत किया है, और ये भी सच्चाई है कि एक बहुत ही अच्छे रिलेशन भारत और बांग्लादेश के थे। ये एक दुख की बात है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कि थी उसको इस प्रकार से हटाया गया है। और ये जो कहते हैं स्टूडेंट मूवमेंट थी, ये नहीं समझ रहे कि ये बिल्कुल स्टूडेंट मूवमेंट नहीं थी, इसके पीछे जमाते इस्लामी का हाथ था। जो जमाते इस्लामी है वो प्रो पाकिस्तान है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की आर्मी का साथ दिया था। 30 लाख के करीब औरतों का रेप हुआ, 1 करोड़ के करीब लोग जो है प्लान करके 22 से कम 25 लाख के करीब लोग मारे भी गए थे। तो ऐसे में जमाते इस्लामी पाकिस्तान के साथ खड़ा था। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो शेख हसीना की है, खालिदा जिया की है, वो भी एक प्रकार से जो उसके भी सेंटिमेंट्स हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ है, आईएसआई के। जो उनका लड़का है खालिदा जिया की तो खुद की इतनी अच्छी सेहत नहीं है, मगर जो उनका लड़का है वो अभी जो तारिक यूके में बैठ के तारिक अहमद वो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा था आईएसआई के साथ। तो आप देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड, तो ये जो कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट एक तरफ से तो ये कर रही है, दूसरी तरफ तो माफी। दुख की बात यह है क्योंकि अब अवामी लीग की जो गवर्नमेंट चली गई, अब ये जो आई है इंटरिम गवर्नमेंट, इसमें 17 मेंबर है करीब करीब। इसमें 7 ऐसे हैं जो कि या तो जमाते इस्लामी से लिंक है या बीएनपी से। तो ये कितना कर पाएंगे ये होगा, समय बताएगा। मगर ये भी सच्चाई है, उनको अगर उनको पता चलेगा कि उनका रिलेशनशिप अगर भारत के साथ अच्छे नहीं होते तो उनको क्या नुकसान होगा, जिस प्रकार से अभी कुछ एक समय पहले मालदीव को भी समझ आई। तो मुझे लगता है कि ये सच्चाई है। मगर ये सोचना कि ये एक मूवमेंट जो थी, ये एक स्टूडेंट मूवमेंट थी, ये स्पॉन्टेनियस थी, ये कतई नहीं थी। ये जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने कराई थी, आईएसआई का इसमें हाथ था, और बदकिस्मती से सीआईए भी इसके अंदर इन्वॉल्व था। और वो इसलिए इन्वॉल्व था क्योंकि अगर आप देखें कि यूएस ने काफी क्रिटिसाइज किया जब ये इलेक्शन हुए और कहा कि फेयर एंड फ्री नहीं थे। आज तक उन्होंने कभी पाकिस्तान की तरफ तो उंगली उठा के नहीं देखा, जबकि वहां कोई इलेक्शन फेयर एंड फ्री होता। उसकी वजह क्या है कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, जो कि 8 से 10 किलोमीटर दूर है म्यांमार से, और वो चाहता था अमेरिका बांग्लादेश से एक प्रकार नेवल एयर बेस बनाने के लिए, क्योंकि जिससे वो पूरे के पूरे बे ऑफ बंगाल में अपना दबदबा रखे, एक सर्विलेंस करे, वो चीन के ऊपर भी करे, भारत की तरफ पे। मगर वो शेख हसीना की गवर्नमेंट प्रेशर में नहीं आई, उसने नहीं दिया। जब से उसने ये सेंट मार्टिन आइलैंड का मना किया तो पूरा का पूरा अमेरिका का रुख चेंज होगा। ये भी सच्चाई है। और इसी प्रकार से चीन को देखें, चीन भी सेम पेज पे, क्योंकि अभी शेख हसीना जो थी कुछ एक महीना पहले गई थी चीन के अंदर, वहां पहले 2 दिन पहले ही वापस आ गई। उसकी भी वजह मैं ये कह रहा हूं, चीन को भी लगने लगा था कि शेख हसीना की गवर्नमेंट भारत की तरफ ज्यादा जा रही है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी कम कर दिया, जो तेस्ता बेसन था वो भारत को दे दिया। कहीं ना कहीं बेल्ट रोड के साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रही साइन उनके उस पर। तो ये सच्चाई है, ये सभी वजह से हुआ। और आज की तारीख में जो गवर्नमेंट आई है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, कि क्या वो भारत से अच्छे रिलेशन रखना चाहेगी, अभी तक इतना कहना आसान है, नहीं होगा, क्योंकि अभी तो शुरुआती काम है। मगर जो भारत के प्रधानमंत्री ने एक वार्निंग दी है, मुझे लगता है उसका कोई ना कोई इफेक्ट ग्राउंड पे हुआ है। पर सर, शेख हसीना को लेकर जो स्टैंड है इस नई सरकार का बांग्लादेश की, जैसे आपने भी कहा कि वो ये चाहते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई केस चलाए जाए तो उनको भारत वापस कर दे। क्या भारत ऐसा कर सकता है कभी? उन्होंने भारत में एक तरह से शरण ही ले ली है ना, और भारत तो अभेदान देगा उनको। हमारे संस्कार तो ऐसे नहीं है कि हम उनको मतलब वापस वहां भेजें, धक्का दे दें। आप ये सोचिए ना, तो भारत उनको लेकर क्या स्टैंड रहने वाला है भारत को? देखो, सच्चाई यह है कि अगर आप देखें कि जो शेख हसीना के अगेंस्ट सेंटिमेंट है, वो एक प्रकार से भारत के विरुद्ध सेंटिमेंट होगा। अगर बहुत अच्छा होता कि शेख हसीना जल्दी से जल्दी भारत जाती दूसरे देश में, चाहे वो यूके में, फिनलैंड,
मगर उनको तो वीजा मिला नहीं, अमेरिका ने भी वीजा कर दिया। तो भारत की पॉलिसी रहा है कि हम अपने दोस्तों के साथ हरदम खड़े रहें। हमने कितना प्रेशर आया, रूस को छोड़ा नहीं। रूस के साथ हमने रशिया यूक्रेन के लड़ाई के दौरान रूस का इनडायरेक्टली हम साथ दिया है, और वैसे तो न्यूट्रल है, मगर जब सब क्रिटिसाइज करे थे रूस को, हम रूस के साथ खड़े रहे। उसकी वजह यह है कि 1971 के बाद जिस प्रकार से रूस ने भारत की मदद की है, तो भारत उसको भूलता नहीं। तो हम कैसे भूल सकते हैं शेख हसीना को, जिसके साथ 15 साल से भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप इतने अच्छे हुए, मुजीबर रहमान और भारत के कितने अच्छे लिंक थे। शेख हसीना भारत के अंदर रही है कम से कम 10-15 साल, और आज भारत में वो आई है क्योंकि उसकी जान का खतरा था। तो ये कतई नहीं पॉसिबल कि भारत किसी के प्रेशर में आके शेख हसीना दे। जब तक शेख हसीना भारत में रहना चाहे, शी इज मोस्ट वेलकम। और ये बाईपार्टिजन अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई भी गवर्नमेंट आए भारत में, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और या हमारी ऑपोजिशन है, इस पे हम एक पेज पे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और आपने बहुत अच्छा बोला, भारत की जो एक प्रकार से नीति है और हमारा एक धर्म है कि हम अपने दोस्तों को छोड़ते नहीं मैदान में। तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि शेख हसीना बिल्कुल भारत में रहेगी जब तक चाहे। और मुझे ये भी विश्वास है वो समय दूर नहीं, शेख हसीना दोबारा आएगी, क्योंकि जब ये गवर्नमेंटें फेल होंगी, जब वहां पर काम नहीं कर पाएंगे, तो आज नहीं तो कल वो समय दूर नहीं होगा। और ऐसे में जब तक वो भारत में रहना चाहते हैं, मुझे लगता है भारत उसको बिल्कुल ओपन आर्म से रखेगा। और इसमें मैंने जैसे बताया, बिल्कुल भारत की गवर्नमेंट और ऑपोजिशन सेम पेज पे है। अंजू सर, ये भी कहा जा रहा है कि ये इंटरिम सरकार ये कह रही है कि हम अवामी लीग को बैन नहीं करेंगे। तो अगर बैन नहीं करते तो ये तो कम से कम शेख हसीना के लिए बहुत अच्छी खबर है ना। देखो, एक बात है कि अगर अवामी लीग को ये बैन कर देते तो आपने अपनी हिस्ट्री को तोड़ दिया है कि कौन सी पार्टी है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ी थी। अवामी लीग थी और मुक्ति बहानी थे, और मुक्ति बहानी ज्यादा कैडर था, वो अवामी लीग में आ गया था। तो क्या आप अपनी हिस्ट्री के विरुद्ध जाएंगे? क्या आप इसको नकारा करेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी ने आपके ऊपर जेनोसाइड नहीं किया था? क्या आप ये कहेंगे कि जो हुआ था 1971 में एक जुर्म नहीं था पूरी ह्यूमैनिटी का के? तो अवामी लीग का तो बहुत श्रेय है। और देखो, शेख हसीना की गवर्नमेंट ने जो बांग्लादेश के लिए किया है वो काबिल तारीफ है। वो इकोनॉमिक इतना बदलाव किसी और साउथ एशिया देश में नहीं हुआ, इंक्लूडिंग इंडिया में भी। हम कहने लगे थे कि एक ऐसा देश जो 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के रूप में वेस्ट पाकिस्तान से भी बहुत गरीब था, आज कहां बांग्लादेश और कहां पाकिस्तान, उसकी इकोनॉमी देख के कितना अच्छा कर रही है। तो ये कहना कि अवामी लीग को आप बैन कर देंगे, तो मुझे लगता है अपनी हिस्ट्री के साथ खेलना हुआ। तो अच्छा है, इन्होंने सोच समझ के कार्रवाई की है। मगर दुख की बात यह है कि ये तो एक इंटरिम गवर्नमेंट है। जब इलेक्शन होंगे, कैसी गवर्नमेंट आती है, उसका क्या रवैया होगा, ये उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड होगा। मगर ये सच्चाई है, उनको ये मालूम है कि भारत के साथ अगर उनको रिलेशन रखने हैं तो उनको अवामी लीग की तरफ और शेख हसीना की तरफ एक पॉजिटिव रूप रखना पड़ेगा। नहीं होगा तो भारत के साथ इतने रिलेशन अच्छे नहीं हो पाएंगे। और उसकी वजह यही है कि भारत चाहेगा बांग्लादेश से रिलेशन अच्छे हो, मगर अगर वो जबरदस्ती अवामी लीग को बैन करता है या शेख हसीना के अगेंस्ट जाता है बिना रीजन के, तो फिर मुझे लगता है कि उन रिलेशन में कुछ न कुछ तो फर्क आएगा। अंजू सर, ये भी कहा जा रहा है कि शेख हसीना अगर बचकर बांग्लादेश से बाहर निकली हैं तो उसमें भारत की बैकडोर से बहुत बड़ी भूमिका है। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल है। देखो, सच्चाई है, भारत हर कोई सोच रहा है कि हम सरप्राइज हो गए। हाँ, लगता है कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि टर्न ऑफ इवेंट्स इतनी जल्दी होंगे कि ऐसी नौबत आ जाएगी कि उनको अपना देश छोड़ना पड़ेगा। मगर मुझे लगता है भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी इस पर काम कर रही थी, कुछ न कुछ उनको शक था। और जिस प्रकार से NSA जो अजीत डोवल बातचीत करके, और आपने बहुत ठीक बात किया, हम मिलिट्री जो थी
बांग्लादेश की, उससे कांटेक्ट में थे। और जो जिस प्रकार से उनको एक प्रकार पहले हेलीकॉप्टर से, फिर C-130J हरकुलिस से उनको वहां से निकाला गया, तो इसमें भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा जो रिलेशनशिप है बांग्लादेश की आर्मी के साथ वो भी बहुत अच्छा है, और उसके कारण वो बिल्कुल क्योंकि आपकी बात में बहुत दम है। उस टाइम जो जिस प्रकार से स्टूडेंट्स, जिसके अंदर बेसिकली जमाते इस्लामी और BNP के कैडर ज्यादा थे, उनके आंखों में खून था। अगर वो नहीं जाती तो फिर कुछ भी हो सकता था, इसमें कोई शक नहीं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर भारत के इंटेलिजेंसीज का बहुत बड़ा रोल है। बैक चैनल डिप्लोमेसी करे, हम इस चीज को परख रहे थे, समझ रहे थे, और सही टाइम पे सही एक्शन लिया। अंजू सर, हमारे देश का विपक्ष जो है, उनमें से किसी भी एक नेता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर एक शब्द नहीं कहा है। अब सुनने में आया कि कुछ एक हैं ऐसे जो कि भारत के प्रेशर के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वार्निंग देने, इनडायरेक्टली बहुत कुछ कहा प्राइम मिनिस्टर ने, तो अब वो कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देने लगे। मगर प्रॉब्लम क्या थी, प्रोटेक्शन आप ज्यादातर ढाका के इलाके में दे रहे थे। जो लोग बाहर थे, जो ढाका से दूर थे, वहां पर कितना उनको प्रोटेक्शन मिल पाई ये बड़ी कहना मुश्किल है। मगर ये आपने सही बोला कि देखें आप, हिंदू जो हैं उनके पास और कोई जगह नहीं जाने की। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी इसलिए बनाया गया था, ये ग्राउंड रियलिटी को देख के बनाया गया था। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की हालात खराब है। पाकिस्तान के अंदर आप देखिए 22% से किसी तारीख जमाने में जब आजाद हुआ था पाकिस्तान, आज 1% रह गए हैं। इसी प्रकार से अफगानिस्तान में, तो ये सोच समझ के बनाया गया था कि इन हिंदुओं के पास और कोई जगह नहीं है। और ये सच्चाई है कि अगर हिंदूज की बात आती है, माइनॉरिटीज की बात, देखो भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में हिंदू के साथ साथ माइनॉरिटीज को भी क्या नाम लिया है। जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक प्रकार ट्वीट किया था, वो उनको बोला था कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी माइनॉरिटीज का ध्यान दे। तो इसलिए मैं कहता हूं भारत से एक ही आवाज आनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो, ऑपोजिशन हो, सबका फर्ज बनता है उन हिंदू जिनकी आवाज नहीं है, इनको कोई सुनने वाला नहीं है, अगर भारत भी उसका नहीं साथ देगा तो उनका साथ कौन देगा, ये समझने की कोशिश करो। और इस चुप्पी ने ही 23 से आज हमें 7% कर दिया जो बांग्लादेश में, और यही चुप्पी से पाकिस्तान में 22 से 1% हो गए, और अफगानिस्तान से तो भाग ही गए हैं। जो सिख थे वो भी आज की तारीख में पलायन कर गए। तो यह सच्चाई है कि अगर हम एक आवाज से नहीं बोलेंगे, चाहे गवर्नमेंट है या ऑपोजिशन है, वो सबको बोलना चाहिए। और भारत की जो गवर्नमेंट है या ऑपोजिशन है वो हिंदू नहीं करी, वो माइनॉरिटीज का करे, ये धर्म है। तो इसलिए मुझे लगता है जब तक भारत से एक आवाज नहीं आएगी इसका इम्पैक्ट कम होगा। मगर ये सच्चाई है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ही अनसर्टन टर्म्स में ये जो एक बिना बताए एक वार्निंग जो इशू की थी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को शुरू में ही, कि उनका धर्म है कि वो माइनॉरिटीज का ध्यान दे, स्पेशली हिंदूज का, मुझे लगता है वो ग्राउंड पे उसका इफेक्ट हुआ है। अंजू सर, CIA का हाथ इसमें साफ दिख रहा है, ISI की बात हो रही है, तो ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क के साथ इंटरव्यू में ये कहते हैं कि आई लव हिंदूज, तो एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज अक्रॉस द अमेरिका भी चला गया। वहां पर भी चुनाव होने वाले हैं और हिंदू कम्युनिटी को नाराज करके वहां पर कोई जीत भी नहीं सकता। तो आपको लगता है कि एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जब हिंदुओं के साथ खड़े होने की बात की है तो अमेरिकी चुनाव में भी इस मुद्दे का असर अब पड़ेगा ही पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो कमला हैरिस है और डोनाल्ड ट्रंप है, ये कांटे की टक्कर होने वाली है। क्योंकि कमला हैरिस के भी जो एंसेस्टर हैं मदर की साइड से, वो भी तो हिंदू थे, वो भी तो भारत से गए थे। तो सच्चाई ये है कि आज की तारीख में जो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन हैं वो सबसे अच्छा कर रहे हैं। वो आज बहुत टॉप पोजीशन पे हैं और उनके पास बहुत पैसा है, और ये सच्चाई है, उनको नाराज करके कोई भी प्रेसिडेंट का जीतना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है, जो जीता वही सिकंदर। अगर आपकी आवाज में दम नहीं है तो आपको कोई नहीं सुनेगा।
तो मुझे लगता है जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, एक साफ सुथरा मैसेज है, और उसके कहने का मकसद, उसके कहने से बड़ा फर्क भी पड़ता है, इसमें कोई नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं 5 साल के लिए, 4 साल के लिए। तो ये सच्चाई है जो उनकी बात में दम है, और ये सच्चाई भी है कि हिंदूज का बहुत बोलबाला है, अमेरिकन इंडियन स्पेशली, जो कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा वोटिंग, ये कहेंगे कि मैग्नेट है वो, उसके कारण जो भी जीतेगा उसके साथ भारत की जो अमेरिकन इंडियन हैं उनका होना बहुत जरूरी है। तो ये जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी, मुझे लगता है बहुत ही एक वेलकम स्टेप है। पर सर, हमने जितने भी डिबेट देखे हैं जो बाइडेन के बीच में जो पहले डिबेट हुए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे ये आरोप लगाया था कि अमेरिका ने यूक्रेन का वॉर स्टार्ट करवाया, इजराइल वॉर भी अमेरिका ही करवा रहा है, तो ये बंद होने चाहिए, और अगर मैं आता हूं तो ये सब बंद हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि पहले ही बैकफुट पर है बाइडेन सरकार, ऊपर से हिंदुओं वाला मसला आ जाता है बांग्लादेश का, जहां पर सीधे सीधे CIA पर उंगली उठ रही है कि उनकी साजिश थी सरकार गिराने में। तो ऐसे में आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, अगर वो ये स्टेटमेंट्स देते हैं तो CIA को भी तो मैसेज जा रहा है ना कि उनका आने वाला, कल को जो नया बनने वाला प्रेसिडेंट, वो उनके एक तरह से खिलाफ खड़ा है। बिल्कुल, देखो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक स्टेटमेंट शेख हसीना के लड़के की तरफ से भी आई, और कहीं कहीं इनडायरेक्टली शेख हसीना से भी आई, कि CIA का हाथ था, अगर वो सेंट मार्टिन आइलैंड दे देती तो आज वो प्रधानमंत्री होती बांग्लादेश की, और इसमें सच्चाई। और उन्होंने क्यों नहीं दिया, उसने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखा। अब आप आ जाए पाकिस्तान में, कहीं पाकिस्तान की बात हो रही थी, पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं उठाता उंगली अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान इनडायरेक्टली बेसिस देता है। जब अल जवारी अल कायदा का लीडर था, जिसको काबुल में मारा गया ड्रोन के MQ-9 ड्रोन से, वो कहां से उड़े थे? वो तो पाकिस्तान से उड़े थे। पाकिस्तान में अभी भी बेसिस दे रखी है अमेरिका को, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, और तभी तो अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट खास नहीं बोलता। और इसी प्रकार से ये सच्चाई है कि एक्सपोज कर दिया शेख हसीना ने कि जो CIA इन्वॉल्व थी, और क्योंकि अमेरिका के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके तो उनके साथ ऐसा हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे लगता है इससे इम्पैक्ट आएगा। इसको काउंटर करने के लिए जो जो बाइडेन हैं, अब वो चाहते हैं कि जो भी 4-5 महीने उनके हैं वो दिखाएं कि वो एक पावरफुल प्रेसिडेंट है, इसीलिए हाँ प्रेसिडेंट है। तो इसलिए यूक्रेन को अब ज्यादा असला दे रहे हैं। जिस प्रकार से कुर्स्क के अंदर हमला किया गया यूक्रेन ने, करीब करीब 30 किलोमीटर, इजराइल और हमास में भी इजराइल के साथ खुल के आ जाएंगे अगर मान लो ईरान इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, या लेबनान से आपके बेसिकली हिजबुल्ला और होती रेबल। तो मुझे लगता है वो करने की कोशिश करेंगे, ये दिखाने के लिए कि वो एक बहुत ही मजबूत प्रेसिडेंट थे, पावरफुल प्रेसिडेंट थे। वो काउंटर करने की कोशिश करेंगे। उनको लगता है कि जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, जो कि एक रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के, कि भाई वो अगर आते हैं तो इजराइल हमास लड़ाई हो या रशिया यूक्रेन लड़ाई हो, उसको मैं बंद कराऊंगा। अब वो तो समय बताएगा, मगर ये तो सच्चाई है। जो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप वो कर भी देते हैं, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड, उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा ही है। तो ये प्रेशर में तो है, इसमें कोई शक नहीं अंजू। और बिल्कुल सर, और अगर प्रेशर में है और उसकी सबसे बड़ी वजह हिंदू ही है। और मुझे लगता है पहली बार सर पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में हिंदुओं के लिए भी लोग उठ खड़े हुए हैं, हिंदू कम्युनिटी उठ खड़ी हुई है। और पहले मतलब ये हिंदू लाइव्स मैटर, ये एक हैशटैग चल रहा है। वरना आप सोचिए, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन हमास, यही चलता था। कोई नहीं कहता ऑल आइज ऑन ढाका। ये भी तो होना चाहिए। ये तो सच्चाई है। देखो बात ऐसी है कि हमने अभी तक ये होने दिया, जैसे हम कह रहे हैं 23% से 7%, 22 से 1%, ये हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो कहाँ चले गए? वो कन्वर्ट हो गए। उनकी औरतों को, बच्ची लड़कियों को ले जाके उन्होंने धर्म चेंज करा के उनसे डबल एज वाले लोगों से शादी की है। ये सच्चाई है। और अगर आप नहीं उठेंगे अब, तो फिर इन हिंदुओं का होगा क्या जो कि बांग्लादेश में। ये देर आए दुरुस्त आए, मुझे लगता है बहुत सख्त आवाज देनी चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम सब सेम पेज पे होने चाहिए। चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे हम भारत के एक प्रकार से सिटीजन हो।
आवाज आनी चाहिए कि हिंदुओं के साथ पूरा भारत खड़ा है। इनके पास तो कोई और जगह है नहीं ना जाने को। हर दूसरा जो रिलीजन है उसके पास कोई ना कोई जाने को है, और इसीलिए तो गवर्नमेंट ने सोच समझ के ये सिटीजन मैनेजमेंट एक्ट बनाया था। ये अलग बात है कि उसकी कट ऑफ डेट जो है 31 दिसंबर 2014 है, जो 2014 से पहले। मगर जिस प्रकार के अब हालात हैं आज बांग्लादेश में हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या लेगी आगे स्टैंड। मगर अगर हम चाहते हैं हिंदू जो रहे ढंग से इन बांग्लादेश में या पाकिस्तान या अफगानिस्तान या कहाँ, तो आवाज यहां से उठनी चाहिए। अगर उनको लगता भारत एक स्ट्रांग देश है और अपनी जो माइनॉरिटीज का तो ध्यान देते ही हैं, हिंदूज का ध्यान देगा, अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं दी तो फिर भारत किसी हद तक जा सकता है। तो मुझे लगता है वो भी 10 बार सोचेंगे कि हिंदुओं के माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं। और ये वाकई है, ये एक दुख की बात है कि एक फ्री फॉर ऑल था 10-15 दिन, जिस प्रकार से हिंदुओं को मारा गया, उनके प्रॉपर्टी को पूरी की पूरी बर्बाद कर दिया, उनके जो मंदिर थे उनको वेंडलाइज किया। हाँ, ये सच्चाई है कि ये हुआ, मगर अब प्रेशर में है गवर्नमेंट बांग्लादेश की, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड ट्वीट किया है और बैक चैनल डिप्लोमेसी से ये भी बता दिया है कि अगर हिंदुओं पे अत्याचार हुआ तो फिर भारत और बांग्लादेश के अंदर जो रिलेशनशिप है उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और बांग्लादेश को पता है कि अगर भारत के साथ इकोनॉमी रिलेशन अच्छे नहीं मेंटेन करता तो उसको बहुत नुकसान है, क्योंकि आज भी करीब 14 से 15 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड है और मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भारत से जाते हैं। और भारत जो है एक प्रकार से बहुत नजदीक रहा है बांग्लादेश के, क्योंकि अगर भारत के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते तो इसका फायदा चीन उठाएगा उस वैक्यूम में, और चीन जब अगर जिस देश में आ जाता है उसको डेप्थ ट्रैप में डालता है। पाकिस्तान को कौन भूलेगा, श्रीलंका का कौन भूलेगा, नेपाल को कौन भूलेगा। तो बांग्लादेश को इस सोच समझ के अगला स्टेप लेना चाहिए। क्या वो चीन का डेप्थ ट्रैप मानना चाहते हैं या भारत के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप रख के कि जो दोनों देशों को फायदा हो। और आने वाले समय में जिस प्रकार से शेख हसीना ले जा रही थी पूरे बांग्लादेश को एक डेवलपमेंट की सड़क पे, उस पे उसको लेके जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। चूज तो अब इनको ही करना है, लेकिन ये इंटरिम सरकार है, वहां पर जब चुनाव होंगे तो कौन जीतता है। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि भारत के दबाव के चलते ही ये स्टेटमेंट दिया गया है कि अब आवामी लीग को बैन नहीं करेंगे, तो उम्मीद की जा सकती है कि फिर से सत्ता में लौटेंगी शेख हसीना। लेकिन दुख चलते चलते मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारे देश का जो विपक्ष है वो हिंदुओं के मुद्दे पर मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है। एक शब्द उनकी तरफ से नहीं कहा जा रहा है। हालांकि मोदी सरकार बैकडोर से हिंदुओं की मदद ही कर रही है, और पूरी दुनिया में जिस तरह से हिंदू एक साथ आए हैं, एक साथ खड़े हुए, उससे ये जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है ये फिलहाल तो बुरी तरह से दबाव में है। और यही चक्कर है कि वहां पर जो जमाती नेता हैं इस्लामी जमात के, वो अब मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं। सर, आपने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी मेरे दर्शकों को, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। थैंक यू अंजू, नमस्कार, जय हिंद।